सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे प्लांट्स एक साइलेंट फूड फैक्ट्री की तरह काम करते हैं और कैसे सनलाइट को डायरेक्टली लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। हम लोग हर दिन पेड़ पौधों के पास से गुजरते हैं ना, पर कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इन ग्रीन लीव्स के अंदर एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री चल रही है, वो भी लिटरली क्वांटम स्पीड्स पर। वही तो, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। राइट। तो अगर इस लर्निंग जर्नी को सुन रहे सभी नीट एस्पिरेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर्स अपनी आंखें बंद करके इस फैक्ट्री को विजुअलाइज करें तो ये डीप रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए एक लिटरल चीट कोड बन जाएगा। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस सुनने में कितना बेसिक लगता है ना। धूप आई, प्लांट ने खाना बनाया और हमें ऑक्सीजन मिल गई। हाँ, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। पर एक्चुअली एनसीईआरटी इसको एक कॉम्प्लेक्स फिजिको-केमिकल प्रोसेस कहती है। एक मिनट, मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये फिजिको-केमिकल टर्म का एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ पर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं समझाता हूँ। ये टर्म इस पूरे प्रोसेस का कोर फाउंडेशन है। फिजिकल इसलिए क्योंकि लाइट डायरेक्टली लीव्स पर स्ट्राइक करती है और उसके फोटॉन्स फिजिकली एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो फिजिकल पार्ट लाइट का आना हुआ। राइट। और केमिकल इसलिए क्योंकि इस ट्रैप्ड लाइट एनर्जी को यूज करके ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपल रॉ मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है बेसिकली। हाँ, और इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम इस फैक्ट्री के हर एक मशीनरी को इतना इंट्यूटिवली अनपैक करें कि एग्जाम में आने वाला हर ट्रिकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को तुरंत क्लिक हो जाए। तो चलिए इस फैक्ट्री के फाउंडेशन को थोड़ा ट्रेस करते हैं। आज तो हमने बेसिक इक्वेशन बिल्कुल रट्टा मारी हुई है कि CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस O2। हाँ, इक्वेशन तो सबको याद रहती है। राइट। पर मैं सोच रही थी जब हमारे पास आज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अर्ली साइंटिस्ट ने इन सब चीजों को डिकोड कैसे किया होगा। मतलब क्या उन्हें अचानक से सपना आया कि प्लांट हवा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ था। सदियां लग गईं और कई सिंपल पर बहुत ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट्स हुए। 1770s में जोसेफ प्रीस्ली का फेमस एक्सपेरिमेंट देखिए। ओ, वो बेल जार वाला ना? एग्जैक्टली। उन्होंने एक ग्लास का बेल जार लिया और उसके अंदर एक जलती हुई कैंडल और एक जिंदा चूहे को रख दिया। ऑब्वियसली कैंडल चलने और चूहे की सांस लेने की वजह से कुछ देर बाद कैंडल बुझ गई। हाँ, ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी अंदर, राइट। पर उन्होंने उस वक्त स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने अज्यूम किया कि दोनों ने एयर को फाउल या कंटामिनेट कर दिया है। पर ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने उसी सील्ड बेल जार में एक छोटा सा मिंट प्लांट रख दिया। तो प्लांट अंदर रखने से क्या हुआ? चूहा जिंदा बचा रहा। बिल्कुल। मिंट प्लांट के होने से कैंडल भी बिना रुके जलती रही और चूहा भी बिल्कुल जिंदा और एक्टिव रहा। वाओ। यहां से प्रीस्ली ने एक हिस्टोरिक कंक्लूजन दिया कि एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स एयर से जो कुछ भी निकालते हैं यानी जो हवा खराब करते हैं, प्लांट्स उस एयर को वापस रिस्टोर कर देते हैं। मेक सेंस। और आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो रिस्टोरिंग गैस और कुछ नहीं बल्कि O2 यानी ऑक्सीजन थी। सही बात है। ये एक बेसिक ग्लास जार सेटअप से इतनी बड़ी डिस्कवरी निकल आई। पर वेट, प्लांट्स लाइट का डायरेक्टली क्या और कैसे यूज करते हैं ये किसने बताया? क्योंकि सनलाइट तो नेचुरली वाइट होती है ना। वहीं पर एक और बहुत क्लेवर ऑब्जर्वेशन आती है T.W. एंगलमैन की। उन्होंने स्पेसिफिकली एक प्रिज्म यूज किया और व्हाइट लाइट को उसके स्पेक्ट्रम यानी विबग्योर में फिजिकली स्प्लिट कर दिया। ओके, तो उन्होंने रेनबो कलर्स बना दिए। हाँ, और फिर इस रेनबो स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक ग्रीन एल्गी पर प्रोजेक्ट किया जिसका नाम क्लैडोफोरा था। उन्हें एक्चुअली चेक करना था कि किस कलर की लाइट में एल्गी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। पर उन्होंने ये मेजर कैसे किया? उस टाइम मॉडर्न सेंसर्स तो थे नहीं। वही तो एंगलमैन का जीनियस था। उन्होंने मेजर करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया डायरेक्टली ऑक्सीजन की तरफ भागते हैं। मैं समझ गई। तो एल्गे जिस स्पेसिफिक कलर वाले एरिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, बैक्टीरिया वहां ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे। एग्जैक्टली।
और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट वाले रीजन्स में एक्यूमुलेट हुए थे। ओ वाओ, तो इसका सीधा सा मतलब था कि प्लांट सबसे एफिशिएंटली ब्लू और रेड लाइट को कैप्चर करके वहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहा था। बिल्कुल, और इसे हिस्ट्री का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम माना जाता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन प्लांट को रिस्टोर करती है और ब्लू रेड लाइट इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ एक फंडामेंटल कंफ्यूजन है जो शायद हर नीट एस्पिरेंट को शुरू में होता है। कौन सा कंफ्यूजन? अगर प्लांट O2 रिलीज करता है तो लॉजिकल अजम्पशन यही कहता है कि ये ऑक्सीजन उस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से टूट कर आती होगी जो प्लांट हवा से अंदर खींचता है। लाइक CO2 स्प्लिट होता होगा, कार्बन शुगर में जाता होगा और बची हुई O2 बाहर। क्या अर्ली साइंटिस्ट भी यही मानते थे? अर्ली साइंटिस्ट बिल्कुल यही मानते थे, पर यह कंप्लीटली गलत था। वेट, सच में? हाँ, फिर इस फील्ड में कॉर्नेलियस नील नाम के माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एंट्री हुई। उन्होंने नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स की जगह पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर एक डिटेल्ड स्टडी की। अच्छा, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करते थे, पर पानी यानी H2O की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S यूज करते थे और ऑक्सीजन गैस की जगह सल्फर गैस रिलीज करते थे। लेट मी प्रोसेस दिस। अगर वो H2S यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट में सल्फर निकाल रहे हैं तो इसका क्लियर मतलब ये निकलता है कि नॉर्मल प्लांट्स जो O2 निकालते हैं वो CO2 के टूटने से नहीं बल्कि जमीन से आने वाले H2O के टूटने से आती है। बिंगो! यानी प्लांट हवा वाली गैस नहीं तोड़ रहा, जमीन वाला पानी तोड़ रहा है। एग्जैक्टली वही फंडा है। वैन नील ने मैथमेटिकली क्लियर कर दिया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जहां एक हाइड्रोजन डोनर जो प्लांट्स में H2O है अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स देकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। हाँ, और क्योंकि पानी हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो वो बची हुई ऑक्सीजन नेचुरली हवा में रिलीज हो जाती है। बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी ने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स का यूज करके इस बात को 100% कंफर्म भी कर दिया था। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। पर इससे एक अजीब सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। अगर ऑक्सीजन प्लांट को H2O की स्प्लिटिंग से मिल गई और हाइड्रोजन का वहां यूज हो गया तो फिर एटमॉस्फेयर की CO2 जिसको लोग सबसे बड़ा रॉ मटेरियल मानते हैं उसका रोल प्लांट फैक्ट्री में एक्चुअल में क्या है? CO2 का रोल प्योरली स्ट्रक्चरल है। H2O का रोल सिर्फ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। पर आगे चलकर बनने वाले ग्लूकोज का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसका कार्बन स्केलेटन है, वो CO2 से आता है। बिल्कुल, वो कंप्लीटली CO2 से ही आता है। बिना CO2 के कार्बन एटम्स के प्लांट के पास फूड का फिजिकल बेस बनाने के लिए कोई सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं होंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग ब्लॉक है और वाटर एक्चुअली एनर्जी और हाइड्रोजन का सोर्स है। अब अगर सबको रॉ मटेरियल्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो मुझे फिजिकली बताइए कि ये फूड फैक्ट्री प्लांट में एग्जैक्टली होती कहाँ है? मीजोफिल सेल्स के बारे में मैंने थोड़ा जनरली पढ़ा है। हाँ, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं और उन्हीं के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। राइट। पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट्स ब्लाइंड होकर सेल में किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमते। ये अपने मेसोफिल सेल्स की वॉल्स के अलोंग प्रॉपर्ली अलाइन होते हैं ताकि उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑप्टिमम लाइट मिल सके। ऑप्टिमम लाइट, तो क्या ये घूम सकते हैं? हाँ, जब लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल होती है तो उनका फ्लैट सरफेस लाइट की तरफ होता है ताकि उन्हें डायरेक्ट मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। पर अगर ब्राइट दोपहर में लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जिससे उनकी डेलिकेट मशीनरी जल सकती है तो ये वॉल्स के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं ताकि इन्हें मिनिमम लाइट फेस करनी पड़े। वाओ, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर मैं इस मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट को एक बड़ा सा किचन एज्यूम करूं तो इसके अंदर स्पेस का सेटअप कैसा होता है? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि डायरेक्ट धूप पकड़ने वाला एरिया अलग होगा और ठंडी छांव में खाना बनाने वाला एरिया अलग होना चाहिए। आपकी ये एनालॉजी बायोलॉजी के बिल्कुल करीब है। इस किचन में दो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं। पहला हिस्सा एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसे ग्राना और स्ट्रोमा लेमेले कहते हैं। ओके। इन्हें आप इस फैक्ट्री के सोलर पैनल्स की तरह विजुअलाइज कर सकती हैं। ग्राना फिजिकली सिक्कों की तरह यानी कॉइन स्टैक्स की तरह अरेंज किए हुए थाइलाकॉइड्स होते हैं। यहाँ पे लाइट स्ट्रिक्टली ट्रैप होती है और उस एनर्जी को यूज करके ATP और NADPH बनाए जाते हैं। और इस फेस को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ये सोलर पैनल वाला हिस्सा लाइट रिएक्शन हैंडल करता है। और किचन का दूसरा एरिया जहां आगे का एक्चुअल कुकिंग का काम दूसरा एरिया है स्ट्रोमा।
ये इस क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसे आप फैक्ट्री का एक्चुअल कुकिंग काउंटर कह सकते हैं। अच्छा। जैसे ही सोलर पैनल्स यानी ग्राना से एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म होते हैं, वो तुरंत इस फ्लूइड मैट्रिक्स में भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यूज करके कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो CO2 को फिजिकली बाइंड करके ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। और इसी स्टेप को डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये डिवीजन ऑफ लेबर सच में बहुत क्लीन है। ग्राना में सोलर पैनल्स, स्ट्रोमा में कुकिंग। पर चलिए इन सोलर पैनल्स यानी ग्राना के अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं। आखिर इन मेम्ब्रेन्स में ऐसी क्या जादुई चीज एम्बेड है जो सनलाइट के फोटोन को स्ट्राइक होते ही कैच कर लेती है? वो सिर्फ सिंपल ग्रीन पेंट तो नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल नहीं, वहाँ प्रॉपर केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। एनसीईआरटी क्लियरली समझाती है कि अगर आप पेपर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यूज करें तो लीफ का ग्रीन कलर सिर्फ एक अकेले पिगमेंट की वजह से नहीं आता। तो कितने पिगमेंट्स होते हैं? वहां टेक्निकली 4 डिस्टिंक्ट बैंड्स नजर आते हैं। पहला और सबसे डोमिनेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन शेड का दिखता है। ओके, क्लोरोफिल ए। उसके नीचे क्लोरोफिल बी आता है जो येलो ग्रीन है। उसके आगे ज़ैंथोफिल्स जो येलो कलर के हैं, और आखिर में कैरोटेनॉइड्स जो येलो ऑरेंज शेड शो करते हैं। अगर मैं एंगलमैन के ब्लू और रेड लाइट वाले एक्शन स्पेक्ट्रम को इस पेपर क्रोमैटोग्राफी के डेटा के ऊपर रखूं, तो मुझे एक साफ कनेक्शन दिखता है। जहां क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है, वहीं पर प्लांट पीक रेट पर फोटोसिंथेसिस करता है। राइट, कनेक्शन बिल्कुल सॉलिड है। तो एसेंशियली क्लोरोफिल ए इस सारे ऑपरेशन का चीफ पिगमेंट या बॉस है। पर मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है यहाँ। क्या प्रॉब्लम? अगर बॉस अकेले सारी मैसिव एनर्जी ट्रैप कर रहा है, तो प्लांट इन एक्सेसरी पिगमेंट्स, मेरा मतलब है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स, पर क्यों रिलाई करता है? उन्हें मेंटेन करने का प्लांट को फायदा क्या है? फायदा सर्वाइवल और एफिशिएंसी दोनों का है। इन एक्सेसरी पिगमेंट्स के बिना प्लांट फैक्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों? पहली बात, क्लोरोफिल ए सनलाइट की हर स्पेसिफिक वेवलेंथ को एफिशिएंटली कैच नहीं कर सकता। तो ये बॉडीगार्ड्स और हेल्पर पिगमेंट्स उस ब्रॉड वेवलेंथ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को आगे फ्लो करवा के अपने बॉस यानी क्लोरोफिल ए को ही डोनेट कर देते हैं। ओह, जिससे हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और दूसरा रोल और भी क्रिटिकल है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से? डायरेक्ट सनलाइट से? हाँ, हाई नून पे जब लाइट इंटेंस होती है तो डायरेक्ट ब्राइट लाइट क्लोरोफिल ए के डेलिकेट मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसे केमिस्ट्री में फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओह नो। पर ये एक्सेसरी पिगमेंट्स शील्ड की तरह इस डेंजरस एक्सेस लाइट को सेफली अब्सॉर्ब कर लेते हैं और क्लोरोफिल ए को जलने से बचा लेते हैं। बॉस और उसकी लॉयल बॉडीगार्ड्स, ये सेटअप परफेक्ट है। तो अब हमारे पास मशीनरी है और सनलाइट इन सोलर पैनल्स पर स्ट्राइक कर चुकी है, यानी लाइट रिएक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। प्लांट को इस लाइट रिएक्शन से बेसिकली अपनी एनर्जी करेंसी बनानी है, राइट? जिसे आपने एटीपी और एनएडीपीएच कहा था। पर मुझे ये फिजिकली विजुअलाइज कराओ कि लाइट को करंट या केमिकल में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। इसे विजुअलाइज करने के लिए हमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बैठे सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ेगा। इन पिगमेंट्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस को फोटोसिस्टम्स कहते हैं। यहाँ 2 मेन मशीनरी काम करती हैं, फोटोसिस्टम 1 यानी पीएसआई और फोटोसिस्टम 2 यानी PS2। ओके। हर फोटोसिस्टम के कोर सेंटर में बस एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बैठा होता है, जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और उस अकेले रिएक्शन सेंटर के आसपास हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स का एंटेना सेटअप होता है, जो लाइट कैच करके सारी फोकस सेंटर पर डालते हैं। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ थोड़ा। जो सीक्वेंस इन फोटो सिस्टम्स का एनसीईआरटी में दिया है, उस हिसाब से पहले फोटो सिस्टम 2 काम करता है, उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। अगर ये लेफ्ट टू राइट फ्लो में पहले आता है, तो इसको फोटो सिस्टम 2 क्यों नाम दिया गया? ये कंफ्यूजन कंप्लीटली नेचुरल है। उनका नाम रिएक्शन ऑर्डर पर बेस्ड बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में उनकी डिस्कवरी के ऑर्डर पर रखा गया था। ओह, मतलब PS1 पहले डिस्कवर हुआ था? हाँ, PSI साइंटिफिकली पहले आइसोलेट हुआ था, पर लिविंग प्लांट में PS2 हमेशा पहले लाइट एब्जॉर्ब करके पाथवे स्टार्ट करता है,
PS2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ सबसे अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसका रिएक्शन सेंटर P680 कहलाता है। वही PS1 700 नैनोमीटर अब्जॉर्ब करता है, तो उसे P700 बोलते हैं। ओके, तो लेट्स ट्रेस द एक्चुअल प्रोडक्शन। लाइट सबसे पहले आकर P680 यानी फोटो सिस्टम 2 पर टकरा गई। ये एनर्जी करेंसी आखिर बन कैसे रही है? यहाँ एक जी स्कीम का बार बार मेंशन आता है। जी स्कीम को एक फिजिकल गेम की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे PS2 यानी P680 के मॉलिक्यूल पर ठीक से लाइट गिरती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतनी इंटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। दे गेट चार्ज्ड अप। वहीं वो इतने चार्ज हो जाते हैं कि वो अपने न्यूक्लियस के ऑर्बिट से लिटरली बाहर जंप कर जाते हैं। ये एक पूरे अपहिल मूवमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल पर चला गया। पर वो हवा में घूमते थोड़ी रहेंगे। नहीं, उन्हें हवा में खो जाने के बजाय एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को फौरन कैच कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया गया, पर वो एनर्जी करेंसी कहाँ है जिसका इंतजार स्ट्रोमा कर रहा है? अब यहाँ एक सीरीज आती है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम्स नाम की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए आगे पास करता है। ये इलेक्ट्रॉन चेन एक ढलान या डाउनहिल जर्नी की तरह है। ढलान मतलब हाइट में नीचे? जब हम यहाँ डाउनहिल कहते हैं तो हम हाइट नहीं, बल्कि रीडॉक्स पोटेंशियल स्केल की बात कर रहे हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है, वो आगे से पुल करता है। और इस डाउनहिल सफर में इलेक्ट्रॉन से धीरे धीरे जो एनर्जी रिलीज होती है, प्लांट उस एनर्जी से एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फिजिकली जोड़कर एटीपी सिंथेसाइज कर लेता है। वेट, ये तो सच में ब्रिलियंट मशीनरी है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ढलान से लुढ़क रहा है और उसकी काइनेटिक स्पीड से प्लांट ने एटीपी बना ली। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ढलान के एंड पर यानी फोटो सिस्टम 1 P700 के पास थक कर पहुंचता है, तो क्या होता है? तभी PSI पर दोबारा लाइट स्ट्राइक करती है। वो थका हुआ इलेक्ट्रॉन उस नए फोटोन से एनर्जी लेकर दोबारा से एक्साइट होता है और एक और अपहिल जंप मारता है एक दूसरे एक्सेप्टर के पास। एक और जंप? और इस बार ढलान पर लुढ़कने की जगह ये नया एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंटली एक केमिकल मॉलिक्यूल NADP+ को दे देता है। इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन पकड़ते ही NADP+ तुरंत रिड्यूस होकर NADPH बन जाता है। बूम! एक साइड एटीपी बन गया, एक साइड NADPH बन गया। हमारी फैक्ट्री ने 2 सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल करेंसी जनरेट कर ली। और मैं अब इसका स्ट्रक्चर क्लियरली विजुअलाइज कर पा रही हूँ। एक बार इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर ढलान पर नीचे आया और फिर आगे से दोबारा ऊपर गया। हाँ, और अगर आप इसे ध्यान से देखें, रिडॉक्स स्केल पर प्लॉट करने पर बिल्कुल जी लेटर की शेप आती है, इसीलिए ये जी स्कीम है। पर रुकिए, मुझे यहाँ एक लॉजिकल एरर दिख रहा है। कैसा एरर? अगर फोटो सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन्स हवा में शूट कर दिए PSI की तरफ, तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना? वो कंटिन्यूअस फैक्ट्री कैसे चलाएगा जब अगला फोटोन आएगा? उसको नया इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? आपने एग्जैक्टली उस क्रूशियल प्रोसेस को स्पॉट किया जिसे हमने बिल्कुल शुरू में वॉन नील के एक्सपेरिमेंट में छुआ था, यानी वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस। आहा, पानी तोड़ने वाली बात। एग्जैक्टली। फोटो सिस्टम 2 के पास एक बिल्ट इन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स अटैच्ड होता है। जैसे ही PS2 का इलेक्ट्रॉन हवा में उड़कर अपना इलेक्ट्रॉन होल बनाता है, कॉम्प्लेक्स फौरन जमीन से आने वाले पानी यानी H2O मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, जिससे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन बनते हैं। सही पकड़ा। प्लांट ऑक्सीजन गैस हवा में लीक कर देता है और फ्रेशली निकले इलेक्ट्रॉन्स तुरंत PS2 के इलेक्ट्रॉन होल को भर देते हैं। माइंड ब्लोइंग। तो बेसिकली प्लांट लाइट की मदद से स्पेसिफिकली पानी को इसलिए मार रहा है ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स चुराकर अपनी चेन चला सके। और क्योंकि जी स्कीम में इलेक्ट्रॉन वापस घूमकर अपने सोर्स के पास नहीं आता, इसी को हम टेक्निकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। पर अगर ये मशीनरी इतनी परफेक्टली ट्यून्ड है कि ATP और NADPH कंटिन्यूअसली दोनों बन रहे हैं, तो प्लांट को बीच में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लाने की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत आगे आने वाले स्टेप्स में छुपी है। अगर हम स्ट्रोमा में होने वाले डार्क रिएक्शन की मैथमेटिक्स को आगे देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि प्लांट फैक्ट्री को अपने खर्चे पूरे करने के लिए NADPH के कंपैरिजन में ATP की काफी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो रेशियो बराबर नहीं चाहिए होता? नहीं, जी स्कीम जो बराबर रेशियो में मॉलिक्यूल्स बनाती है, उससे फैक्ट्री चलेगी नहीं। इस एक्स्ट्रा ATP की डिमांड को पूरा करने के लिए प्लांट को सिर्फ ATP जनरेट करना पड़ता है, बिना NADPH बनाए।
और इस डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए साइक्लिक पाथवे ट्रिगर होता है। अब समझ आई स्टोरी। तो साइक्लिक में एक्चुअली होता क्या है? क्या वो PSI और PS2 दोनों यूज करता है? नहीं, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम आई यानी P700 काम करता है। ये बेसिकली स्ट्रोमा लमेले की मेम्ब्रेन्स में चलता है। इस एनवायरनमेंट में नेचुरली PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों एब्सेंट होते हैं। ओके, दोनों एब्सेंट है। तो जैसे ही PSI इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, इलेक्ट्रॉन आगे NADP प्लस के पास जा ही नहीं पाता। मजबूर होकर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम चेन में जंप मारता है, ATP बनाता है और वापस घूम फिरकर अपने घर यानी PSI के पास लौट आता है। इसीलिए इसे साइक्लिक कहा गया है। और क्योंकि PS2 एब्सेंट है तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ओनली एक्स्ट्रा ATP प्रोडक्शन होगा। एग्जैक्टली। पर ये बार बार कहा जाता है कि एनर्जी रिलीज होती है और प्लांट फॉस्फेट जोड़ लेता है। हमें स्पेसिफिकली ये पता है क्या कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एग्जैक्टली किस हिस्से में ATP फिजिकल लेवल पर जुड़ता है? बिल्कुल पता है। इसको एक प्रिसाइज मैकेनिज्म से समझाया जाता है, जिसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसे पीटर मिचेल ने प्रपोज किया था। इसे आप किसी बड़ी रिवर पर डैम यानी बांध लगाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाने की तरह समझ सकती हैं। डैम वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ATP बनाने के लिए ATP सिंथेज नाम की मॉलिक्यूलर मशीन चाहिए और उस मशीन को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन यानी H+ ग्रेडियंट चाहिए। ओह, लेट मी ट्राई। तो अगर मैं थाइलाकॉइड के अंदर वाले खाली हिस्से जिसे ल्यूमेन बोलते हैं उसको डैम का बड़ा रिजर्वॉयर मान लूं, जहां प्लांट जोर लगाकर बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठा कर रहा है, हाँ, और थाइलाकॉइड की जो बाहर वाली सरफेस यानी मेम्ब्रेन है वो उस डैम की एक थिक दीवार है। उस दीवार में प्लांट ने अपनी छोटी छोटी टर्बाइन्स लगा रखी हैं जिसे हम ATP सिंथेज या CF0 CF1 पार्टिकल बोल रहे हैं। क्या मेरा मॉडल सही जा रहा है? ये मॉडल एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट है। NCERT आगे 3 एग्जैक्ट रीजंस लिस्ट करती है कि आखिर ल्यूमेन यानी उस डैम के पीछे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो कैसे रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? पहला, हमने देखा कि वाटर स्प्लिटिंग होती है। ये H2O हमेशा ल्यूमेन की इनर वॉल पर टूटता है, जिससे उनके सारे प्रोटॉन्स वहीं फंस जाते हैं। राइट। दूसरा रीजन, जब इलेक्ट्रॉन Z स्कीम की साइटोक्रोम चेन से ट्रैवल करता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाहर स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को उठाकर जबरदस्ती ल्यूमेन के अंदर पंप कर देता है। बाप रे, डैम के अंदर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा रीजन, मेम्ब्रेन की बाहरी तरफ यानी स्ट्रोमा की साइड पर NADP रिडक्टेज एंजाइम बैठा है। जब वो NADP प्लस को NADPH में बदलता है तो उसको नेचुरली प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं जो वो स्ट्रोमा से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं और ल्यूमेन यानी डैम में लगातार बढ़ रहे हैं। रिजल्ट? एक इंटेंस प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और जब ये प्रोटॉन्स फुल फोर्स के साथ उस ATP सिंथेज की टर्बाइन वाले चैनल यानी CF0 से बाहर स्ट्रोमा में गिरेंगे तो वो उस टर्बाइन को फिजिकली घुमाएंगे और उस रोटेशन से जो एनर्जी आएगी ATP सिंथेज फौरन ADP को ATP में कन्वर्ट करके स्ट्रोमा में फेंक देगा। The energy currency is officially minted. The light reaction phase of the factory is perfectly complete. Absolutely. अब हमारी फैक्ट्री के पास ATP और NADPH का प्रॉपर स्टॉक जमा हो गया है जो डायरेक्ट स्ट्रोमा यानी हमारे किचन कुकिंग काउंटर में रिलीज हुए हैं। यहाँ से हमारा फैक्ट्री फेज 2 शुरू होता है। वही डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज, जहां आखिरकार इन मॉलिक्यूल्स की कमाई को यूज करके हवा की CO2 को सॉलिड ग्लूकोज में बेक किया जाएगा। पर लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इसको डार्क रिएक्शन कहना मेरे ख्याल से बॉटनी का सबसे बड़ा मिसनोमर है। ये एक अजीब सा इंप्रेशन देता है कि दिन भर प्लांट लाइट जमा करता है, आराम करता है और फिर रात के अंधेरे में जागकर अपना खाना बनाता है। ऐसा थोड़ी ना? सही पकड़ा। NCERT भी इस पॉइंट को क्लैरिफाई करती है। ये स्पेसिफिक फेज कंप्लीटली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है, बस फर्क इतना है कि इसके एंजाइम्स डायरेक्ट सनलाइट से ड्राइव नहीं होते। मतलब इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है। हाँ, ये इनडायरेक्टली पर टोटली लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH पर सर्वाइव करते हैं। जैसे ही धूप निकलती है और मशीनरी लाइट प्रोडक्ट देना शुरू करती है, डार्क रिएक्शन फौरन स्ट्रोमा में पैरेलल चलना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से बिल्कुल टाइट सिंक में। तो स्ट्रोमा के इस काउंटर पर सबसे पहला प्रोसेस होता है C3 साइकिल या जिसे कैल्विन साइकिल कहते हैं।
इसकी केमिस्ट्री को मेल्विन कैल्विन ने अपने टीम के साथ एक ग्रीन एल्गी पर C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप मार्क करके ब्रिलियंटली डिस्कवर किया था। हाँ, वो ट्रेस करना चाहते थे कि पहला कार्बन बनने वाला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। राइट। पर इस कॉम्प्लेक्स कार्बन साइकिल को अगर मैं बेसिक स्टेप्स में ब्रेक करूं तो वो 3 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड होती है। बिल्कुल, और इन 3 स्टेप्स में से पहला और सबसे हाइपर क्रिटिकल स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, यानी बाहर से आई हुई हवा की इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की किसी इंटरनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ स्टेबली जोड़ देना। और यहाँ प्लांट का सबसे मोस्ट क्रूशियल एंजाइम एंट्री मारता है, रूबिस्को। द फेमस रूबिस्को। हाँ, ये रूबिस्को हवा से CO2 पकड़ता है और प्लांट के पास पहले से मौजूद एक 5 कार्बन शुगर जिसका नाम रूबिलोस बिसफॉस्फेट है, उसके साथ जोड़ देता है। इन दोनों को फिजिकली बाइंड करके एक 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनाया जाता है जिसे PGA कहते हैं। यहाँ CO2 सेफली फिक्स हो चुकी है। परफेक्ट समरी। उसके बाद सेकंड स्टेप है रिडक्शन। मेरे ख्याल से ये वो फेज है जहां लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की केमिकल पावर सच में एग्जॉस्ट होती है। यहाँ एक्चुअल एनर्जी लगती है, राइट? एग्जैक्ट पॉइंट। रिडक्शन प्रोसेस में उस PGA कंपाउंड को आगे ट्रीट किया जाता है। यहाँ प्लांट हर एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ATP और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH के बर्न करता है। इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के एंड में कार्बोहाइड्रेट यानी ट्रायोस फॉस्फेट बनकर बाहर निकलता है, जो फाइनली कंबाइन होकर ग्लूकोज या सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, रीजेनरेशन। क्योंकि अगर ये एंजाइम साइकिल कंटिन्यूसली नहीं घूमेगी तो प्रोसेस यहीं डेड एंड हो जाएगा ना। वही तो प्लांट बाकी बचे कंपाउंड्स को मॉडिफाई करके वापस उस ओरिजिनल 5 कार्बन वाले RUBP को बनाता है ताकि नया CO2 पकड़ा जा सके। पर इस रीजेनरेशन में प्लांट को एक और ATP लगता है, राइट? करेक्ट। और ये कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप टोटल कॉस्ट निकालें तो प्योर एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। ओके, 6 कार्बन। इसलिए इस एक कंप्लीट शुगर मॉलिक्यूल को स्ट्रोमा से बाहर निकालने के लिए कैल्विन साइकिल को एग्जैक्ट 6 बार पूरा घूमना पड़ता है। और हर साइकिल की कॉस्ट मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स खर्च होते हैं सिर्फ एक अकेले शुगर मॉलिक्यूल के लिए। 18 ATP for one single glucose. That's biologically super expensive. पर चलो, नेचर ने एक यूनिवर्सल साइकिल डिसाइड कर ली है। ऑलमोस्ट हर प्लांट स्ट्रोमा में इसको रन कर ही रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि अगर हर किसी के पास C3 पाथवे परफेक्टली सेट है तो बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में अगला टॉपिक C4 पाथवे क्यों आता है? मेज, सोगम और शुगर केन जैसी फसलों ने C3 की तरह आराम से काम क्यों नहीं किया? उन्हें नया प्रोसेस इन्वेंट क्यों करना पड़ा? सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन माय फ्रेंड। C4 प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल और इंटेंस हॉट एनवायरनमेंट्स के लिए स्पेशल तौर पर अडेप्ट किए गए हैं। अच्छा। नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स यानी C3 प्लांट्स इतनी भयंकर एक्सट्रीम गर्मी और तेज रोशनी में बुरी तरह से परफॉर्म करते हैं। उनका प्रोडक्शन लिटरली गिर जाता है। इस वीकनेस को बाईपास करने के लिए C4 प्लांट्स में अपने इंटरनल सेलुलर आर्किटेक्चर में बदलाव किया, जिसे हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रैंज एनाटॉमी, आई रिमेंबर रीडिंग दिस। क्रांच का मतलब लिटरली रीथ या फूलों का हार होता है। इन लीव्स में 2 कंप्लीटली अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। बाहर की तरफ मीसोफिल सेल्स और अंदर वैस्कुलर टिश्यू यानी वेन्स के गिर्द डेंसली पैक्ड बंडल शीथ सेल्स, जिनकी दीवारें बिल्कुल थिक होती हैं ताकि हवा या पानी अंदर पेनेट्रेट ना कर पाए। पर वेट, ये डबल सेल्युलर बंकर सिस्टम क्यों बनाया? मतलब C3 प्लांट्स की तरह पीसफुली एक ही रूम में काम क्यों नहीं चल रहा? क्या प्रॉब्लम आती है C3 में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है? प्रॉब्लम उनके चीफ एंजाइम यानी रूबिस्को के डिजाइन फ्लॉ में छुपी हुई है। रूबिस्को प्योर प्लैनेट अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, पर जैसा उसके लंबा नाम बताता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, उसमें एक बिल्ट इन एरर है। कैसा एरर? उसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस मॉलिक्यूल्स के साथ फिट हो सकती है। नेचर में ऑप्टिमली CO2 के लिए इसकी दोस्ती यानी एफिनिटी ज्यादा होती है, पर प्रॉब्लम आती है ब्राइट गर्मी में। गर्मी में क्या होता है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और लीफ के अंदर ऑक्सीजन लगातार इकट्ठा होती रहती है, तो रूबिस्को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और अनस्टेबल हो जाता है। वो एक्चुअली CO2 को भूलकर O2 के साथ ज्यादा चिपकना शुरू कर देता है। ओह वाओ! तो बेसिकली रूबिस्को एक उस कंफ्यूज्ड फैक्ट्री वर्कर की तरह है
जिसे जब एनवायरनमेंट से स्ट्रेस पड़ता है तो वो गलती से रॉ मटेरियल यानी CO2 की जगह वेस्ट प्रोडक्ट O2 को पकड़कर मशीन में डालना शुरू कर देता है। और इस स्पेसिफिक एरर प्रोसेस को ही शायद NCRT फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथवे कहती है, राइट? बहुत एप्ट एनालॉजी है ये। और ये सिर्फ छोटी मोटी एरर नहीं है, ये प्लांट के सर्वाइवल पर एक्चुअल अटैक है। फोटो रेस्पिरेशन को सबसे वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए माना जाता है क्योंकि जब रुबिस्को ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है तब C3 साइकिल टूट जाती है। ओह, टोटली क्रैश। हाँ, वहां रिएक्शन के बाद ना तो कोई एनर्जी या शुगर बनती है, ना ATP सिंथेसाइज होती है। उल्टा, जो ऑलरेडी बनी हुई ATP होती है वो इस वेस्ट पाथवे में जल जाती है और जो कार्बन प्लांट ने पहले फिक्स कर लिया था वो भी हवा में रिलीज हो जाता है। ओह माय गॉड। प्लांट एक्चुअली अपने बनाए एसिड्स बर्न कर रहा है। गर्मी में यील्ड हेविली गिर जाती है C3 प्लांट्स की। अब समझ में आई मुझे C4 की क्रेन्स एनाटॉमी की जरूरत। तो C4 प्लांट्स ने इस कंफ्यूज होने वाले रुबिस्को वर्कर को डायरेक्टली ब्राइट हवा वाले मीजोफिल सेल से उठाया और अंदर के हेवी वॉल्ड बंडल शीथ बंकर में लॉक कर दिया, वहीं पर जहां ऑक्सीजन फिजिकली नेचुरली पहुंच ही नहीं पाती। पर रुबिस्को तक CO2 कौन ले जाएगा वहां अंदर? वहीं पे एंट्री होती है एक नए स्पेशलाइज्ड एंजाइम की, जिसका नाम है पेपकेस यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसे बाहर मीजोफिल सेल्स में प्लांट डिप्लॉय करता है। यस। अगर रुबिस्को कंफ्यूज्ड वर्कर है तो पेपकेस इज लिटरली अ क्लब बाउंसर, एक सॉलिड फोकस्ड बाउंसर जिसकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑक्सीजन तुम्हारी कितनी भी ज्यादा हो जाए, तुम्हारा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ CO2 को उठाऊंगा, क्योंकि पेपकेस O2 से किसी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। That is precisely the biological mechanism. बाहर मेसोफिल सेल में PPकेस बाउंसर परफेक्टली सिर्फ और सिर्फ CO2 को फिल्टर करता है, उसको बाइंड करके एक 4 कार्बन एसिड बनाता है जैसे मैलिक एसिड, जिसके कारण इस पूरे लूप को C4 पाथवे कहते हैं। ओके, और फिर ये एसिड अंदर जाता है? हाँ, ये 4 कार्बन एसिड स्मूथली डिफ्यूज होकर अंडर बंडल शीथ बंकर में जाता है। वहां जाकर एसिड ब्रेकडाउन, जिसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, होता है और पूरा का पूरा CO2 का लोड रुबिस्को के डायरेक्ट आसपास भर दिया जाता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। अब जब रुबिस्को के चारों तरफ CO2 ही CO2 फ्लडेड है तो वो परफेक्टली कैल्विन साइकिल यानी C3 फेज चलाता रहता है बिना किसी O2 एरर के। इसी मैसिव बायोकेमिकल अडेप्टेशन के चक्कर में शुगर केन एक्सट्रीम ड्राई समर्स में भी हाईएस्ट बायोमास प्रोडक्शन परफॉर्म कर पाता है बिना फोटो रेस्पिरेशन की टेंशन के। प्योर जीनियस। नेचर इज लिटरली परफॉर्मिंग केमिकल इंजीनियरिंग हियर। फैक्ट्री के फ्लॉज को स्ट्रक्चर बदलकर उन्होंने खुद फिक्स कर दिया। अब जब हम फैक्ट्री का पूरा प्रोसेस ट्रेस कर चुके हैं, स्ट्रोमा में आते हैं। आखिर में देखते हैं कि इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन रेट को एक्सटर्नली मॉडिफाई या हैम्पर क्या करता है। NCRT का आखिरी सेक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इसी पर डील करता है, जहां मुझे फ्रेडरिक ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नजर आता है। ब्लैकमैन्स लॉ को हम लोग एक डेली लाइफ एनालॉजी से क्लियरली डिकोड कर सकते हैं। एक साइकिल चेन या एक टीम उतनी ही फास्ट भागेगी जितना उस टीम का सबसे स्लोएस्ट और वीक मेंबर भाग रहा है। अच्छा, सबसे स्लो मेंबर पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल। अगर आप फैक्ट्री को परफेक्ट टेम्परेचर दे दो, अबंडेंट ब्राइट लाइट दे दो, कंप्लीटली सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी दे दो, पर कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल हवा से भी कम कर दो, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ उस कम CO2 पर आकर लॉक हो जाएगा। कोई और फैक्टर आगे नहीं पुश कर सकता। जो कंडीशन उस वक्त लोएस्ट आइडियल लेवल पर होगी, फोटोसिंथेसिस उसको करेस्पॉन्ड करेगा। गॉट इट। अगर इन फैक्टर्स की लिस्ट को क्विकली वेरीफाई करें तो पहला नेचुरल लिमिटिंग फैक्टर लाइट होती है। लाइट क्वालिटी ऑब्वियसली मैटर करती है, पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में। मैं बताती हूँ, एक लीफ को लाइट की ड्यूरेशन मतलब कितने घंटे धूप मिली बढ़ाने से ओवर द डे फोटोसिंथेसिस का रेट एकदम स्पाइक नहीं करता, बस प्रोडक्शन टाइम एक्सपैंड होता है। सही बात है। पर इंटेंसिटी एक फैक्टर है। एक एक्सटेंट तक लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर लिनियर इंक्रीज होता है, फिर मशीनरी सैचुरेट होकर प्लाटो ले लेती है। और ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेंस लाइट डालो तो फैक्ट्री उल्टा ब्रेकडाउन हो जाती है, राइट? बिल्कुल सही बताया। ओवर इंटेंस लाइट में क्लोरोफिल ब्रेक होने लगता है, जिसे हमने पहले फोटो ऑक्सीडेशन डिस्कस किया था। दूसरा नेचुरली और हिस्टोरिकली मोस्ट क्रिटिकल लिमिटिंग फैक्टर है हमारा हवा में प्रेजेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 नेचुरली लिमिट करता है क्या? हाँ, क्योंकि उसकी हवा में नेचुरली ही रेंज सिर्फ 0.03% से 0.04% होती है।
उसके बाद फैक्टर आता है टेम्परेचर। जैसे अभी हमने C4 की क्रान्स एनाटमी में डिस्कस किया, उनका मशीनरी सेटअप क्लियरली मच हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे परफेक्टली सर्वाइव करता है, जबकि नॉर्मल C3 नॉर्मल वार्म टेम्प्स प्रेफर करते हैं। प्लांट का डायरेक्टली रॉ रिएक्टेंट होने के बावजूद वाटर का डायरेक्ट इफेक्ट बहुत रेयरली देखा जाता है। पानी की कमी प्लांट फैक्ट्री को स्ट्रिक्टली इनडायरेक्टली मिलती है। ऐसा क्यों? उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि ओवरऑल एब्जॉर्ब्ड वाटर का प्रैक्टिकली 1% से भी कम पानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तोड़ने में यूज होता है। बाकी पानी तो प्लांट की जनरल फिजियोलॉजी में लगा रहता है। तो इनडायरेक्ट असर कैसे पड़ता है? जब सॉइल में सीवियर वाटर स्ट्रेस होता है तो पौधा डिहाइड्रेट होने से पहले डिफेंसिव हो जाता है और लीव्स के पोर्स यानी स्टोमाटा को रिगरसली बंद कर लेता है। ओह, और स्टोमाटा लिटरली CO2 के इनलेट गेट्स है। वही गेट्स क्लोज हुए, फैक्ट्री का सबसे प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल बाहर ब्लॉक हो गया, प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली शट डाउन हो जाती है। पता चलने के टाइम तक स्ट्रेस लीफ को विल्ट कर चुका होता है और एंजाइम्स क्रैश हो जाते हैं। We've systematically traced a sun's photon literally striking a tiny leaf right into fixing carbon into the life-giving glucose base. The factory logic makes so much absolute sense now. एक physics के abstract concept से actual solid sugar molecule बन जाना, ये basically Earth का original pure magic है। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को उनके लगातार स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के लिए एक बहुत मैसिव शाउट आउट मेरी तरफ से। जैसे लीव्स बिना कंप्लेनिंग साइलेंटली एनर्जी मेंटेन करते रहते हैं, ठीक उसी तरह एक अच्छे मेडिकल कॉलेज का ड्रीम भी कंसिस्टेंट डीप स्टडी सेशन मांगता है। स्टे ट्यून्ड इन टू योर टेक्स्ट बुक्स। एब्सोल्युटली। लेकिन मेरी आदत है स्टूडेंट्स को सिंपली छोड़ने के बजाय एक लॉजिक पजल एक ड्रॉप करने की। एक आखिरी बार कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चेक कीजिए कि आपने ध्यान से सुना या नहीं। बोलिए, लेट्स हियर द क्वेश्चन। आप लोगों के लिए थॉट प्रोवोकिंग फाइनल क्वेश्चन। अगर हम प्रैक्टिकली मानते हैं कि डार्क रिएक्शन का प्रोसेस एंजाइम्स डायरेक्ट लाइट पर केमिकल लेवल पर डिपेंडेंट नहीं है और सिर्फ रोशनी नहीं चाहिए उसको चलने के लिए, तो एज सून एज सनसेट होता है या रूम में सडनली लाइट कट ऑफ कर दी जाती है, डार्क रिएक्शन उसके ठीक थोड़ी देर बाद अचानक परफॉर्म करना बंद क्यों कर देता है? वो रात में कंटिन्यूअसली चल क्यों नहीं सकता? ओ, ये एक सॉलिड अल्टीमेट चेक मैकेनिज्म क्वेश्चन है। थिंक प्रैक्टिकली गाइस। मैंने इसका क्लियर हिंट ऑलरेडी पहले डिस्कस करते हुए देख चुकी हूँ। बस सोच कर देखिए कि आखिर मशीनरी यानी स्ट्रोमा फैक्ट्री रन करने वाली वर्कर्स को उनकी कंटिन्यूअसली कैश करेंसी मिलती कहाँ से है जब पिछला बैच खत्म हो जाता है। अपने आंसर्स लॉजिक के साथ डेफिनेटली कमेंट्स में फ्रेम कीजिए ताकि आपके NCERT फंडामेंटल स्ट्रांगली रिटेन रहें। आज की फोटोसिंथेसिस वाली ये स्पेशल डीप लर्निंग जर्नी यहीं सक्सेसफुली एंड होती है। कीप रीडिंग, प्रॉपर्ली रिवाइजिंग एंड क्रैकिंग द लॉजिक। अंटिल नेक्स्ट टाइम।